हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका आज की क्लास में। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं गुरुत्वाकर्षण जो हमारा चैप्टर है। आज हम इसको लगभग पूरा ही कर देते हैं, क्योंकि जितने आपके टॉपिक्स रहते हैं आज हम सारे इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो जो पहला टॉपिक है जो आपने आज पढ़ना है, हेडिंग डालिए भार तथा द्रव्यमान के बारे में। द्रव्यमान और भार के बारे में आज हम पढ़ने वाले। ठीक है, कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। देखते हैं, शाबाश। द्रव्यमान कैसे बताया जाता है? देखिए, द्रव्यमान और भार कई बार बहुत से बच्चे ऐसे सोचते हैं कि एक ही चीज है, भार भी वही है, द्रव्यमान भी वही है। लेकिन दोनों की जब डेफिनेशंस देखेंगे, उनको समझेंगे, तो आपको पता चलेगा कि दोनों अलग अलग चीजें हैं। द्रव्यमान क्या है? द्रव्यमान को हम कुछ ऐसा बताते हैं कि कोई वस्तु है, मान लिया, और उस वस्तु में वो वस्तु किसी चीज से बनी हुई है और उसमें वो पदार्थ पड़ा है, और उस पदार्थ की एक निहित मात्रा होगी। क्या होगी? निहित मात्रा। और उसके अंदर उस पदार्थ की निहित मात्रा को ही क्या बोला जाता है? द्रव्यमान बोला जाता है। कैसे बताएंगे? पदार्थ के अंदर मात्रा, जो निहित मात्रा होगी, मात्रा यह लिख दीजिएगा, पदार्थ के अंदर मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव्यमान कहते हैं। ठीक है। भार क्या होगा? भार, भार क्या होता है? ये एक बल होता है। क्या होता है? एक बल होगा। देखिए, भार कब महसूस होता है? जब हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर आते हैं। मान लिया ये पृथ्वी है और उसके चारों तरफ एक गुरुत्वाकर्षण बल होगा ऐसे, उसके अंदर हम आते ही भार महसूस करना स्टार्ट कर देंगे। हमारा वजन नीचे की तरफ लगना शुरू हो जाएगा। हम बैठे हैं तब भी हमारा वजन नीचे की तरफ लग रहा है, हम ऊपर कहीं पर खड़े हैं तब भी वजन नीचे की तरफ। तो वो जो वजन, जो भार है, भार क्या है? एक्चुअल में वो पृथ्वी हमें खींच रही है अपने केंद्र की तरफ किसी बल से। तो भार क्या होगा? वह बल होगा जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करती है। हम बताएंगे, जब पृथ्वी, ये हम लिखेंगे, पृथ्वी द्वारा, पृथ्वी द्वारा वस्तु पर केंद्र की तरफ, केंद्र की तरफ लगाया गया बल उस वस्तु का भार कहलाता है। क्या कहलाता है? भार कहलाता है। कि उस वस्तु पर कितना बल उस पृथ्वी ने लगाया है, वही उसका क्या बन जाएगा? भार बन जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखते हैं कि द्रव्यमान को किससे लिखेंगे और भार को किससे? द्रव्यमान को लिखा जाता है m से। द्रव्यमान को हम किससे लिखेंगे? m फॉर मास, द्रव्यमान। और जो भार होगा, भार, भार एक बल है। और बल हमारा क्या था? जब कोई पृथ्वी खींच रही थी अपनी तरफ तो लिखा जाता था m/g। उसके द्रव्यमान की उसके गुरुत्वीय त्वरण से गुणा बल बनाती है, और इसी को लिखा जाता है w। यानी w जो होगा हमारा वो mg होगा। w यहाँ वेट है, यानी भार है। समझ में आया? तो ये हमारा m/g के बराबर होगा। उसके बाद हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कि क्या द्रव्यमान जीरो हो सकता है? द्रव्यमान कभी भी जीरो नहीं हो सकता। हम कभी भी ये नहीं लिखेंगे कि द्रव्यमान जीरो है। कैन नेवर बी जीरो। क्यों? क्योंकि किसी भी पदार्थ के, किसी भी वस्तु के अंदर कुछ ना कुछ पदार्थ होगा, तभी तो वो वस्तु है, तभी तो उसकी कोई ना कोई स्थिति है, तभी तो वो हमें दिख रही है। तो कोई भी वस्तु है तो उसके अंदर पदार्थ की मात्रा तो जरूर होगी ही होगी, इसलिए वो तो कभी जीरो नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, जो हमारा ये भार है ये जीरो हो सकता है।
भार कैसे जीरो हो सकता है? जैसे हम देखते हैं कि जब हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बाहर चले जाते हैं तो हमारा भार जीरो हो जाता है। क्यों हो जाता है भार जीरो? क्योंकि हमारे ऊपर कोई बल ही नहीं लग रहा जो हमें खींच रहा हो। खींचेगा नहीं, बल नहीं लगेगा तो भार भी जीरो हो जाएगा। तो हमारा जो भार है यानी डब्ल्यू वो जीरो हो सकता है। समझ में आया? चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट है इसके एसआई मात्रक पर। जो द्रव्यमान का एसआई मात्रक है उसको मापा जाता है किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम में। और जो भार का एसआई मात्रक है, ध्यान से समझिएगा, भार का जो एसआई मात्रक है वो एक बल है और बल को मापा जाता है न्यूटन में। किसमें? न्यूटन में। और इसका अगर सीजीएस मात्रक देखा जाए, कौन सा मात्रक? सीजीएस मात्रक छोटा, वो होता है ग्राम। और जब इसका सीजीएस मात्रक देखा जाए तो वो होता है डायन। डाइन डाइन डायन नहीं, डाइन, वो वाला डायन नहीं है, डाइन है ये। और एक, जैसे 1 किलोग्राम हमारा 1000 ग्राम के बराबर होता है, उसी तरह 1 न्यूटन 10 की पावर 5 इतनी डाइन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम 1000 ग्राम और 1 न्यूटन 10 की घात 5 इतनी डाइन के बराबर होता है। तो यहाँ पर हमने देखा। अब हम एक छोटी सी बात करते हैं, जो मेन पॉइंट, इसमें एक पांचवा पॉइंट ऐड करेंगे कि जो भार है वो हमेशा पृथ्वी के केंद्र की तरफ लगता है। ये कोई, हमने एक गोलाकृति ले ली पृथ्वी को मानने के लिए। हमेशा कोई भी वस्तु होगी तो वो हमेशा इसके केंद्र की तरफ लगेगी। केंद्र की तरफ हमेशा उसका भार कहाँ लगता है? पृथ्वी के केंद्र की तरफ। चाहे मान लीजिए आपका जो सरफेस है, आपने जो किसी वस्तु को रख रखा है ऐसे टेढ़ा, तब भी इसका भार नीचे ही लगेगा, mg। सीधा रख रखा है तब भी लगेगा mg। किसी भी स्थिति में रख दीजिए ये mg ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि ये जो हमारा भार है ये नीचे ही रहेगा, केंद्र की तरफ ही लगता है। ठीक है, फिर हम इसमें पांचवा पॉइंट ऐड करते हैं, जो आप इसमें भी ये एक एक्स्ट्रा पॉइंट है लिख सकते हैं। वो क्या है कि जो हमारा भार, जो हमारा द्रव्यमान है वो हमारा क्या हो सकता है? जो द्रव्यमान हमारा वो बदलता नहीं है। द्रव्यमान नहीं बदलता। क्यों नहीं बदलता? चाहे आप पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अंदर हैं, चाहे उससे बाहर हैं, तब भी वहां पर उस पदार्थ की मात्रा उतनी ही रहेगी उसके अंदर। और जब पृथ्वी पे है तब भी उतनी ही रहेगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, अगर यहाँ पर हम एक पॉइंट की बात करें तो हमारा भार बदलता है। यहाँ पर द्रव्यमान नहीं बदलता लेकिन यहाँ पर भार बदलता है। कैसे बदलेगा? जैसे हम चंद्रमा की बात करते हैं, चंद्रमा पर हमारा भार पृथ्वी के मुकाबले क्या हो जाता है? 6 गुना कम हो जाता है। तो यानी हमारा क्या हो जाएगा? जो मान लीजिए ये WM से लिखा वेट ऑफ मून और ये लिख दिया मैंने वेट ऑफ अर्थ, ये अगर 6 से डिवाइड कर दो, लगभग इतना हमारा वहां पर हमें महसूस होता है भार। समझ में आया? यानी पृथ्वी से कम महसूस होता है। अगर यहाँ पर हमारा भार मान लीजिए 100 या फिर मान लीजिए 120 है, तो वहाँ पर हम 6 से डिवाइड कर देंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको ये सिर्फ 20 लगेगा। समझ में आया? अगर 120 है तो वो सिर्फ 20 लगेगा। तो ये था द्रव्यमान और भार के बारे में कि द्रव्यमान क्या होता है और भार क्या होता है। ये उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जिनके बीच में आप डिफ्रेंशिएट करके आसानी से इनको याद कर सकते हैं। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बात करते हैं। अगले टॉपिक की हेडिंग डालिए प्रणोद और दाब क्या होता है। प्रणोद और दाब काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। प्रणोद क्या है और दाब क्या है? देखिए शाबाश, आपने कई बार ये देखा है कि जब हम रेत के ऊपर चलते हैं तो रेत के ऊपर चलते समय हमारे जो पैर हैं वो जमीन के अंदर धंस जाते हैं। ठीक है,
दूसरा हमने कई बार देखा है कि यदि आप किसी पिन को हाथ पर रखते हैं तो वो ज़्यादा चुभन महसूस करती है एज़ कम्पेयर टू आप किसी ऐसी मोटी लकड़ी को अगर उसके ऊपर रखेंगे वो नहीं करेगी। एक कील को दीवार में अगर आप उसको क्या करना चाहते हैं, धँसाना चाहते हैं, तो आप थोड़े से बल के साथ ही उसको उसके अंदर डाल सकते हैं। लेकिन अगर एक लकड़ी का टुकड़ा ऐसा किया जाए जो नीचे से बिल्कुल तीखा नहीं है, शार्प नहीं है, तो वो उसके अंदर नहीं जाएगा। ये सारे कारणों का आज हम पता करने वाले हैं। प्रणोद क्या है और दाब क्या है? देखिए, जो प्रणोद है, जब किसी भी वस्तु की सतह के जब किसी भी वस्तु की सतह के लगाया गया लंबवत बल वो कहलाता है प्रणोद। क्या कहलाता है? प्रणोद कहलाता है। तो जो प्रणोद है वो क्या है? जो हमारा प्रणोद है वो क्या है? लगाया गया, वस्तु पर लगाया गया, सतह पर हम लिखेंगे वस्तु की सतह पर लगाया गया लंबवत बल, लगाया गया लंबवत बल प्रणोद कहलाता है। ये कौन सा बल होता है? जो वस्तु की सतह पे लगाया जाएगा। मान लीजिए यहां पर आपका एक ब्लॉक है और उसके ऊपर हमने एक बल लगाया ऐसे, तो ये इस सरफेस के इस वाले हिस्से के 90 डिग्री के एंगल पर लग रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा प्रणोद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रणोद कहलाता है। तो प्रणोद समझ में आया क्या है? कि किसी भी वस्तु की सतह के अगर लंबवत बल लग रहा है, बिल्कुल लंबवत 90 डिग्री पे, तब वो कहलाता है प्रणोद। अब हम बात करते हैं दाब क्या है। दाब क्या है? दाब हमारा जब कोई भी बल लगाया जाता है, तो उसमें परिवर्तन कितना आता है वस्तु में, वो कहलाता है दाब। यानी कि जो बल के बाद जो प्रभाव बनता है, बल के बाद जो प्रभाव बना, जैसे क्या हुआ, आपने किसी भी चीज के ऊपर, जैसे हमने देखा ये हमारी जमीन थी बिल्कुल हल्की फुल्की, और जब हमने इसके ऊपर क्या किया, एक हैमर लिया, कोई भी हथौड़ा लिया या कोई भी चीज, हमने लंबवत इसको ऐसे नीचे की तरफ बिल्कुल अच्छे से बल के द्वारा क्या किया, नीचे की तरफ इसको मारा, तो क्या हुआ, हमारी जो जमीन है वो वहां से थोड़ी सी नीचे हो जाएगी अगर वो हल्की जमीन है तो। अब यहां पर एक क्या हुआ, ये हमारा प्रभाव, किसके द्वारा प्रभाव? उस लंबवत बल, जो लंबवत बल क्या था? प्रणोद के द्वारा, और एक क्षेत्रफल के ऊपर है, तो वो कहलाता है दाब। दाब क्या होता है? बल का प्रभाव जो कहाँ लगता है? बल का प्रभाव किसी अक्षेत्रफल पर, किसी अक्षेत्रफल पर जो बल का प्रभाव होगा, और वो बल कौन सा होगा? प्रणोद बल। कौन सा होगा? प्रणोद बल। वो प्रणोद बल का जो लंबवत जो बल लगेगा, उसका उस सतह के अक्षेत्रफल के ऊपर जो प्रभाव बना, वो बनता है दाब। तो दाब एक्चुअल में है क्या? ये बल का प्रभाव है। क्या है? बल का प्रभाव। इसलिए दाब को क्या लिखा जाता है? दाब को लिखा जाता है प्रणोद बल ऊपर, और नीचे लगेगा अक्षेत्रफल। तो ये हमारा आज से फॉर्मूला आपने याद रखना है। दाब किसके बराबर होगा? प्रणोद बल, और नीचे होगा अक्षेत्रफल। कि आपने उस अक्षेत्रफल के ऊपर कितना बल लगाया, वो कहलाता है आपका दाब। अब अगर कोई कील, अगर हमारे मान लीजिए कोई भी अगर सुई है, कील है, वो हमारे अगर इस सतह पर हमने रख दिया, हथेली पर रख दिया, और उस हथेली के अंदर वो प्रभाव कर देती है, यानी कि जब हम उसको उसकी तरफ थोड़ा सा बल लगाएंगे वो अंदर चली जाएगी। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा किस वजह से हुआ? लेकिन जब हमने लकड़ी के एक टुकड़े को ऐसे करके किया, उससे नहीं हुआ प्रभाव। क्यों?
क्योंकि अक्षेत्रफल की बात यहाँ पे की जाएगी। अगर उस कील की बात की जाए और उस लकड़ी के एक टुकड़े की बात की जाए, तो इसका जो ये अक्षेत्रफल है ये बहुत कम है, बहुत ही कम। और हमें पता है दाब और अक्षेत्रफल एक दूसरे के क्या हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी उल्टे हैं। अगर यहाँ पर अक्षेत्रफल कम है तो दाब ज्यादा होगी। दाब ज्यादा तो मतलब प्रणोद बल भी ज्यादा। तो मतलब क्या होगा कि अक्षेत्रफल जितना कम कर दोगे बल उतना बढ़ जाएगा, मतलब कि बल थोड़ा सा लगने पर भी ज्यादा लगेगा। और यहां पर अगर आप अक्षेत्रफल को क्या कर देते हो, ज्यादा, तो दाब क्या हो जाएगी, कम। अगर दाब कम लगी तो मतलब बल भी कम लगा। ठीक है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अक्षेत्रफल का दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। अक्षेत्रफल बढ़ा दिया तो दाब कम लगेगी, अक्षेत्रफल कम कर दिया तो दाब ज़्यादा लगती है। इसीलिए जो हमारे रेगिस्तान में जब ये बोला जाता है कि जो ऊंट के पैर होते हैं उनका अक्षेत्रफल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो दबाव जो लगाते हैं वो कम दबाव लग जाता है, उसका जो पैर है वो अंदर ज़मीन के नहीं धंस पाता और इसीलिए वो आसानी से उस पर चल सकता है। उसके कंपेयर में अगर हम चलना शुरू कर दिया, कोई और जानवर जब चलेगा, उसके पैर का जो साइज है, नीचे का जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो कम होगा। वो कम होगा तो उसके अंदर जल्दी धंस जाएगा। इस वजह से क्या होता है कि जो क्षेत्रफल है उसका दबाव पर प्रभाव पड़ता है। समझ में आया? तो प्रणोद क्या है और दाब क्या है हमने अच्छे से समझ लिया। दाब क्या एसआई मात्रक क्या है, क्योंकि मैंने आपको बताया था एसआई मात्रक क्या है, वो देखते हैं। अब एसआई मात्रक जो है जो हमारा एसआई मात्रक होता है दाब। अब ये प्रणोद बल है तो बल को मापा जाता है न्यूटन में और क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो हमारा दाब यहां से हुआ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और इसको बोला गया पास्कल। क्या बोला गया? पास्कल। तो पास्कल होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर मीटर स्क्वायर और दाब को पास्कल में मापा जाएगा। किस में मापा जाएगा? पास्कल में। और प्रणोद बल को, प्रणोद जो हमारा बल है इसको हम न्यूटन में मापते हैं क्योंकि एक बल है। समझ में आया? तो ये था प्रणोद एवं दाब के बारे में। हो जाएगा क्लियर शाबाश। अब हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ से हमारा तीसरा टॉपिक जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है दैट इज आर्किमिडीज का सिद्धांत। आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है वो समझिए। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आएगा आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है कि मान लीजिए आपने एक बीकर ले लिया और उस बीकर के अंदर पानी भरा हुआ है अच्छे से और ये ऊपर तक है, बिल्कुल किनारों तक। ठीक है। ये हमारा पानी भरा हुआ है। अब क्या होगा, हमने अगला केस, हमने अगली एक और क्या ले लिया, बीकर ले लिया और यहां पर हमने एक ब्लॉक को ले लिया। ठीक है। यहां हमने एक बर्तन रख दिया जिसमें हम पानी को इकट्ठा कर लेंगे। ये कुछ इस तरीके से है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। यहां पर हमारी ब्लॉक थी और ये इसके अंदर आ गई।
और इसके अंदर आने के बाद जो हमारी पानी था वो इसमें इकट्ठा हो गया बाहर आकर। अब आपको पता चल चुका होगा कि मैं क्या बताने वाला हूँ कि क्या होगा। देखिए शाबाश, मान लीजिए ये ब्लॉक है जिसका जो वजन है, जिसका जो भार है वो 10 है, क्योंकि किलोग्राम में नहीं लिखेंगे क्योंकि उसको न्यूटन में मापा जाता था, क्योंकि वो हमारा एक भार था, लेकिन हम यहाँ पर 10 लेते हैं सिर्फ क्वांटिटी के लिए। तो अगर इसका भार 10 है और इसको इसमें डाला गया, ठीक है, हमने इसका भार निकाला, इसमें डाला गया, जैसे इसमें डाला तो हम क्या होगा, कुछ पानी उछल कर ये बाहर निकल जाएगा, और बाहर निकलेगा तो हमने इसको यहाँ पर क्या कर लिया, इकट्ठा कर लिया। अब इसके अंदर डालने के बाद क्या होगा वो देखिए। इसके अंदर डालने के बाद हमने ये देखा कि जितना पानी इसने यहां से निकाला, जितना पानी इसने यहां से निकाला, मान लीजिए इसने निकाला यहां से 3 किलोग्राम, तो इसका वजन जो है जब हम इसके अंदर कैलकुलेट करेंगे स्प्रिंग वाले किसी भी जो वेट होता है, हमारा वेट मशीन होती है उसके द्वारा, तो इसका जो भार आया वो आया 7 किलोग्राम का। कितना आया, 7 किलोग्राम का। तो जो 3 किलोग्राम का जो भार है वो कहां पर गया, देखिए, क्योंकि हमें पता है कि पानी में किसी भी भारी चीज को खींचना और धकेलना आसान होता है एज कंपेयर टू जब हम एयर की बात करते हैं, जब हम वायु की बात करते हैं। क्यों होता है, क्योंकि इसमें हमें वो चीज़ हल्की महसूस होती है, उसका वजन कम लगना शुरू हो जाता है। बाहर यही वस्तु हमारी 10 की थी और यहाँ पर हमारी ये कितने की हो गई, यहाँ पर हमारी ये 7 की हो चुकी है। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जब इसका वजन नीचे की तरफ लग रहा था 10, तो ऊपर की तरफ जो पानी निकला उसका लगा 3, और इसकी वजह से इसका जो एक जो भार बना वो बना 7, और वो 3 किसकी वजह से बना, वो जो हमारा ये हमारा विस्थापित जल होगा उसकी वजह से। और इसमें ऊपर की तरफ जो लगा, जो ऊपर की तरफ एक बल लग रहा है जिसकी वजह से इसका जो भार है वो 10 से 7 हो चुका है, उसको बोला जाता है उत्प्लावक बल। क्या बोला जाता है, उत्प्लावन बल। तो जब ये ऊपर की तरफ लगेगा तो ये होता है उत्प्लावक बल। इसी की वजह से, क्योंकि पानी में जब कोई चीज नीचे जाती है तो आहिस्ता आहिस्ता जाती है, क्योंकि ऊपर की तरफ उसके एक बल लग रहा होता है। कौन सा बल, जितना उस जो हमारी ब्लॉक थी, जितना उसने उसके अंदर आने के बाद जितना जल विस्थापित कर दिया उसके बराबर उसके तरफ ऊपर की तरफ एक बल लग रहा होगा। वो 3 लग रहा था, इसका वजन 10 नीचे लग रहा था, लेकिन वस्तु का कितना रह गया उसके अंदर, सिर्फ 7। तो उसको बोला जाता है उत्प्लावक बल। समझ में आया मैंने आपको क्या बताया, ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है। तो आर्किमिडीज का सिद्धांत ये कहता है कि जब कोई वस्तु कोई भी वस्तु कितने भी भार की है, किसी भी जल में डाली जाती है, जल के किसी बर्तन में डाली जाती है, तो उसके द्वारा विस्थापित किया गया जल, जितना विस्थापित किया गया जल, उसका विस्थापित किया गया जल के बराबर उसके ऊपर की तरफ एक बल कार्य करता है, जिसकी वजह से उसका जो भार है वो घटकर 10 से क्या रह जाएगा, 7 रह जाएगा। तो क्या बताता है कि किसी भी हमारे जल के अंदर कभी भी कोई भी वस्तु अगर आती है तो उसके ऊपर की तरफ एक उत्प्लावक बल लगेगा, और वो किसके बराबर होगा, जितना उसने जल विस्थापित किया उसी के बराबर उसका क्या लगेगा, वो बल लगेगा। और जिसकी वजह से उसका खुद का बल क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल था, जो रियल था, उससे थोड़ा कम महसूस होना शुरू हो जाएगा। ये था आपका आर्किमिडीज का सिद्धांत। समझ में आया मैंने आपको क्या बताया। तो यहाँ पर आपको होपफुली ये चीजें समझ में आ गई होंगी कि उत्प्लावक बल क्या है। ये जल में लगने वाला बल है, जब जल किसी वस्तु के ऊपर की तरफ बल लगाता है, और ये उत्प्लावक बल उतना ही लगेगा जितना उस वस्तु ने जितना जल वहां से विस्थापित किया है उसके बराबर लगेगा। समझ में आया। तो देख लेते हैं एक बार कि जो हमने आज पढ़ा है, यहाँ पर आपके टॉपिक क्लियर होते हैं। द्रव्यमान और भार क्या होता है, मैंने आपको बताया। द्रव्यमान किसी भी वस्तु की जो एक्चुअल उसके अंदर जितना निहित जो भार पदार्थ की मात्रा पड़ी है वो हमारे द्रव्यमान कहलाता है। भार वह बल है
जिस बल के द्वारा पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, खींचती है। दूसरा पॉइंट हमने देखा कि जो द्रव्यमान है उसको m से लिखा जाएगा और जो भार है उसको w से लिखा जाता है, और w हमारा क्या होता है m इंटू जी, क्योंकि ये एक बल होगा जो पृथ्वी लगाएगी, और पृथ्वी द्वारा लगाया गया बल गति के द्वितीय नियम द्वारा बताया जाता है, F बराबर होता है mg, तो W की वैल्यू हो गई m इंटू जी। देखिए द्रव्यमान इसमें पहले से ही है, ठीक है, यानी कि द्रव्यमान की जब हम किससे गुरुत्वीय त्वरण से गुणा कर दें तब हमारा क्या बनता है, भार बनता है। फिर हमने देखा कि द्रव्यमान कभी भी जीरो नहीं हो सकता, चाहे कहीं भी ले लीजिए, लेकिन हमने देखा कि जो भार है वो जीरो हो सकता है कुछ केस के अंदर। फिर हमने देखा एसआई मात्रक जो है इसका किलोग्राम है, सीजीएस मात्रक इसका ग्राम है, और 1 किलोग्राम हमारा 1000 ग्राम के बराबर होता है। जो भार है उसका एसआई मात्रक हमारा क्या है, न्यूटन है, क्योंकि वो एक भार है, वो एक बल है, और जो उसका सीजीएस मात्रक है वो डाइन कहलाता है, और 1 न्यूटन 10⁵ यानी 10⁵5 इतने डाइन के बराबर होता है। फिर हमने देखा कि द्रव्यमान बदलता नहीं है, कहीं कहीं भी पोजीशन अगर ले जाइए तो वो बदलेगा नहीं, लेकिन हाँ भार बदल जाता है, क्योंकि यहाँ पर देखेंगे, चंद्रमा पर देखेंगे, किसी और ग्रह पे देखते हैं तो वो बदल जाएगा। फिर हमने देखा प्रणोद एवं दाब क्या है। प्रणोद तो वो लंबवत बल है जो किसी वस्तु के सतह के ऊपर लगेगा, और दाब क्या है, दाब उस बल का प्रभाव है। दाब क्या है, उस बल का प्रभाव, जितना उसके अक्षेत्रफल पर लगा, कि एक अक्षेत्रफल के ऊपर जितना लंबवत बल लगता है वो तो दाब कहलाता है, और जो लंबवत बल होता है वो प्रणोद कहलाता है। फिर हमने इनके एसआई मात्रक को देखा, कैसे मापेंगे वो देखा, और क्षेत्रफल का कैसे दाब पर प्रभाव पड़ता वो हमने देख लिया। फिर हमने देखा आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या कहता है। आर्किमिडीज का सिद्धांत कहता है कि किसी भी वस्तु का अगर भार कुछ है और उसको जब जल के अंदर डाल दिया जाता है तो जल जो है उसके ऊपर की तरफ एक उत्प्लावक बल लगाता है, और वो बल उतना ही लगेगा जितना उस वस्तु ने उसके अंदर आने के बाद जितने जल को विस्थापित किया है। समझ गए। और इस वजह से ही जो हमारी वस्तुएं हैं उनका भार जल में कम महसूस होता है एज कंपेयर टू जब हम बाहर उसको देखते हैं। तो ये था आज के टॉपिक्स के बारे में। तो होपफुली आप सभी को ये सारा कुछ समझ में आ गया होगा। इसके जो क्वेश्चंस है वो सारे हम अटेम्प्ट करेंगे अच्छे से, बाकी हम करेंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।